सुप्रभात छात्रों। आज हमारे इस इनोवेशन के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रोटोटाइप तकनीक। यह एक वह प्रक्रिया है या एक से हम कह सकते हैं ये एक वो प्रोसेस है जिसमें आप अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे हमारे दो चर्चित वक्ताओं के साथ। हमारे सबसे पहले वक्ता डॉक्टर राजेश सिंह सर, जो हैं डीन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन एट उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनीता गहलोत मैम, जो हैं हेड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन एट उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। तो प्रोटोटाइप तकनीक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैम मेरा आपसे रहेगा कि ये प्रोटोटाइप तकनीक है क्या और ये इनोवेशन और प्रतियोगिताओं में कैसे महत्वपूर्ण है? जी, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि हम प्रोटोटाइपिंग की जब बात करते हैं तो अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है कि स्कूल लेवल पर स्टूडेंट्स जो हैं वो थर्माकोल यूज़ करके मॉडल्स को पेश करने की कोशिश करते हैं, कई बार स्टिक्स को यूज़ करके या फिर जो भी अवेलेबल उनके पास चीज़ें होती हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं एक छोटे से मॉडल के फॉर्म में। चाहे वो स्मार्ट सिटी का मॉडल हो, चाहे वो पानी को प्रोसेस करने का मॉडल हो, वो एक छोटे से फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लिमिटेशन इस मॉडल की क्या होती है कि ये वर्किंग मॉडल नहीं होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम बनाना है और उसको दिखाना है, तो अगर बच्चा थर्माकोल के साथ बना रहा है तो वो कैसे बनाएगा? वो गाड़ी लगा देगा बीच में, थर्माकोल से स्ट्रीट लाइट बना देगा, लेकिन उसका कंट्रोल मैकेनिज़्म वो समझा नहीं पाएगा, है ना। तो उसके लिए वर्किंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम वर्किंग मॉडल की बात करते हैं, जब उसको हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रोटोटाइपिंग विद वर्किंग इम्पैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब हम प्रतियोगिताओं की बात करते हैं, जैसे आपने पूछा, वहाँ पर जो मोस्टली जजेस का नज़रिया होता है वो ये देखने का होता है कि क्या इसकी फिजिबिलिटी है भी कि नहीं जो बच्चा बोल रहा है। मान लो बच्चे ने एक थर्माकोल से मॉडल बना दिया कि मैंने रॉकेट बना दिया जो ये मार्स पे चला जाएगा, उसकी कल्पना है, हो भी सकता है चला जाए, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसकी करने की प्रक्रिया क्या है, वो उस थर्माकोल से नहीं समझाया जा सकता। तो इसीलिए प्रोटोटाइपिंग को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की इम्पोर्टेंस को की बात करते हैं। जी, कि प्रोटोटाइप जब हम बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसे विजुअलाइज भी करना है जी, लेकिन हम उसे अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं या सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक गैप आ जाता है कि वो असल में कैसे काम करेगा। जी, तो इसके लिए एक वर्किंग मॉडल का बनाना और उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो बहुत जाता है। महत्वपूर्ण है। तो सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा कि जैसे अभी हमने बात करी कि एक वर्किंग मॉडल को बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक विजुअलाइज करने में वो बहुत अच्छा मदद करता है। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए हमें किस तरह की सामग्री, किस तरह के उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी या जो हमारे पास स्टूडेंट लेवल पे भी अवेलेबल हो सकता है, तो आपके हिसाब से वो क्या चीज़ें रहेंगी? जी जी प्रोटोटाइपिंग करने के लिए मुझे लगता है कि अगेन वही बात आ जाती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस टाइप का है आपका। अब आपने फूड से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं, आप रोबोट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, या फिर आप एक ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो सबकी प्रोटोटाइपिंग के टूल्स अलग अलग होंगे जी। लेकिन ज़्यादा फोकस मुझे लगता है कि जो मैं देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल ऑटोमेशन प्रोटोटाइपिंग पर ही ज़्यादा लोग कंसंट्रेट करते हैं। बट इसके अलावा भी प्रोटोटाइपिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। तो प्रोटोटाइपिंग का हमें समझना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन का प्रोटोटाइप बना रहे हैं या किसी फूड प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना रहे हैं। अब फूड प्रोडक्ट का बनाओगे तो प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा कि भाई आपको सबसे पहले फूड के सैम्पल्स क्रिएट करने होंगे, सैम्पल्स करने के बाद उसके पैलेट्स फॉर्म करना होगा, पैलेट्स करने के बाद आपको सैम, XRD, FTIR या टैम इस लेवल पर, प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, HPLC है, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड आप कुछ बना रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशली बात करें तो मल्टीमीटर्स आपको सबसे पहला इक्विपमेंट है जिससे कि हम सर्किट जो हम बनाएंगे उसकी कनेक्टिविटी, PCB डिज़ाइन का अलग एक प्रोटोटाइप है कि मान लिया आपने अपने प्रोटोटाइप के लिए एक सर्किटरी बनानी है तो उसके लिए जो मशीन आएगी जिससे हम PCB क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी एक डार्क रूम एक प्रोसेस है PCB फैब्रिकेट करने का। अगर आप उसको ना करके, तो अभी इंडस्ट्री ने ऐसी CNC मशीन्स क्रिएट की हुई हैं जिसमें कि एक ही गो में आप
थाउजेंड ऑफ पीसेस जो है पीसीबी के मैन्युफैक्चर, एक बार डिज़ाइन आप पीस या प्रोटीएस में या डेप्ट्रेस में कर लें और फिर उसके बाद उसको, तो डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप जैसे रेस्पबेरी पाई एक ऐसा रेडीमेड टूल्स है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स है कि आप रेस्पबेरी पाई को लेकर, और बहुत सारी ओपन सोर्स हेल्प भी अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए। तो रेस्पबेरी पाई सीखना है तो ओपन सोर्स में आप जाओ, आपको कोडिंग भी दी होगी, मेथड्स भी दिया होगा इंस्टॉलेशन रेस्पबेरी पाई की कैसे करनी है। ऐसे ही सिंपली अगर आपको नैनो जेटसन सीखना है तो उसके लिए भी पूरा प्रोसेस आप जो है एनवीडिया की वेबसाइट पर जाकर कि भाई उसका एक योलो फ्रेमवर्क है या उसको किस तरीके से ओएस अपलोड करना है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है किस टाइप का प्रोटोटाइप आपको क्रिएट करना है। वो अगर आप सॉफ्टवेयर्स में जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के लिए अलग प्रोसेस है कि आपके अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप प्रोटोटाइप फैब्रिकेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर, अगर मान लो ये हमने बात करी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ की, लेकिन अगर हम एक स्कूल पर्सपेक्टिव एक बच्चा उसका देखें तो अगर उसको सामग्री वगैरह चाहिए हो तो जैसे मैम ने भी पहले जिक्र करा था कि वो थर्मोकॉल से बना रहे हैं या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन बच्चों के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अरेंज करना हो तो नया खरीदना तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट्स अ ट्रूली स्मॉल कॉस्ट डिवाइसेस। जैसे कि मैडम ने एक एग्जांपल अभी दिया, वाटर टैंक का हो गया, वाटर रिसाइकलिंग का हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट का हो गया। तो इसको कॉन्सेप्ट्स को दिखाने के लिए हम लोग मार्केट से सेंसर्स रिक्वायरमेंट पहले चेक कर सकते हैं। अब सेंसर्स कौन सा लगेगा वो आप चेक कर लें कि आपने मोशन सेंसर लगाना है, फायर लगाना है, या आपने एजेलोमीटर, आपने टिल्ट सेंस करनी है, ऐसे वेदर कंडीशंस हैं, एयर कंडीशंस है, तो सेंसर एक डोमेन हो गया। इसी तरीके से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये ऐसे होते हैं। लेकिन स्कूल्स में भी फैसिलिटी है, अभी जैसे बात हुई थी, बहुत सारी इनोवेशन की लोगों स्कूल्स में मैंडेटरी है कि वो लैब बनानी है, जिससे बच्चे के एज वाइज कि 3rd स्टैंडर्ड का है तो वो लैब में जाएगा, 4th स्टैंडर्ड का है वो ये सीखेगा, वो ये, इस तरीके से। तो हम बचपन से ही उस टाइप की फैसिलिटी हर स्कूल्स ने, मुझे लगता है सभी जगह क्रिएट हुई हैं अभी, कि हम वो उस तरह की फैसिलिटीज़ स्कूल में है। सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है, डिस्प्लेज हैं, कंप्यूटिंग यूनिट है, कम्युनिकेशन है। हम कह रहे हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो कम्युनिकेशन इज़ द इम्पोर्टेंट। तो कम्युनिकेशन, तो ये 200, 300, 500 रुपये के रेडीमेड टूल्स हैं, सिस्टम है, इनको आप ख़रीद के लाओ, सैम्पल करो, चला दो। तो देखा बच्चों, तो आपको कहीं इन सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत से कंपोनेंट्स हैं कि आपको अगर आपका कोई इनोवेशन का प्रोटोटाइप बनाना है तो आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्कूल से सपोर्ट ले सकते हैं। आप ये छोटी छोटी सामग्रियों को आप दुकानों पे जाके भी पूछ सकते हैं। तो ये इतना आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे प्रोटोटाइप हैं, तो जो छात्र हैं प्रोटोटाइप्स के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह होगा जी। सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे एक छोटी सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई थी जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कंट्रोल। आपने सुना होगा कि जो सिर्फ एक दृष्टि जहाँ तक जा रही है उस लाइन ऑफ कंट्रोल में कम्युनिकेशन करेगा। इसको हम IR टेक्नोलॉजी बोलते थे, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। जी। तो आपने देखा होगा अपने घरों में आज से 10 साल पहले IR बेस्ड रिमोट कंट्रोल्स चलते थे, है ना, जो सिर्फ अगर आप रिमोट कंट्रोल टीवी के आगे रखेंगे तभी वो काम कर रहा है, नहीं तो वो काम ही नहीं कर रहा है। जी। उसके बाद अब आप अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। अब हम RF बेस्ड रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं उसमें। तो अब देखिए ये जो टेक्नोलॉजी RF है, ऐसा नहीं है कि अभी डेवलप हुई है। ये RF टेक्नोलॉजी उस वक्त भी थी जब IR टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ करनी है इसका थॉट प्रोसेस किसी के दिमाग में आया कि नहीं। पहले तो प्रॉब्लम समझ में आई कि लाइन ऑफ साइट में ही सिर्फ काम कर रहा है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो वो चेंज नहीं कर पा रहा है चैनल, तो उसको चेंज करके अब RF टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जिसमें आप किसी दूसरे रूम में बैठकर भी टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बच्चों की हेल्प करें ये अंडरस्टैंड करने में कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी, जैसे हम AI कर रहे हैं तो AI
एक्चुअली कहाँ यूज़ होना चाहिए। जी। मतलब हर जगह तो एआई भी यूज़ नहीं हो सकता। अब अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक छोटा सा मुझे प्रोटोकॉल बनाना है या प्रोटोटाइप बनाना है वाटर लेवल का, उसमें एआई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसमें छोटे छोटे सेंसर भी आपको वाटर लेवल बता सकते हैं, है ना। अब एआई कहाँ ज़रूरी है? जहाँ पर आप फेस डिटेक्शन करना चाहते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये जो इंसान है वो है भी कि नहीं जो बता रहा है अपने आप को, तो उसके लिए एआई की रिक्वायरमेंट है ना। तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फिक्स नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ फिट हो जाती है। जी, जैसे कि अगर कपड़ा सिलना हो तो आप सुई धागा ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ। तो वैसे ही आप जो प्रोटोटाइप जिस प्रकार का आप बनाना चाह रहे हैं, आपको भी टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से सूट करे, उसी टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए और फिर अपने प्रोटोटाइप में उसको इम्प्लीमेंट करना उसके साथ चाहिए। साथ फिजिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन करना है एक घर के अंदर ही, अब आप उसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो यूज़ नहीं करेंगे ना। क्यों आपको एक घर के अंदर ही जब बात करनी है, एक घर में ही कम्युनिकेट करना है किसी चीज़ को। जैसे हम बात करें कि डोरबेल बजानी है, बाहर घर के लगी हुई है, अब मैं उसको बोलूँ कि पहले वो सैटेलाइट को कम्युनिकेट करे कि कोई बंदा आया है घर पे, इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिजिबिलिटी और लो कॉस्ट, ये भी इम्पोर्टेंस है जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, तो जैसे छात्रों, अगर आप अपना कोई प्रोटोटाइप बनाना चाह रहे हो तो आप ये मत देखिए कि उसमें सिर्फ एआई ही हमें डालना है, क्योंकि एआई भी आप उसी जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जहां उसका उपयोग होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है, इस पे आप प्रोटोटाइप में आपको किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उससे घबराइए नहीं, आप उसी टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए जिस प्रोटोटाइप पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए छात्रों को किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए कि वो एक सफल प्रोटोटाइप को बना सके? जी जी जी। प्रोटोटाइप को रियलाइज़ करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वो स्ट्रेटजी सबसे पहले है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बनाया है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो बना है वो कहाँ से बनेगा? एक रिसर्च गैप से। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पब्लिकेशंस इंडियन हम लोग कर रहे हैं, पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट पब्लिकेशंस के ऊपर फोकस है। तो लेकिन जो स्टार्टअप वाली कम्युनिटी है, हम उसको सिखा नहीं रहे हैं कि रिसर्च करना, रीसर्च मतलब वापस सर्च करना। मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया और मैंने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कहीं से बनाया होगा, किसी रिसर्च गैप से। तो रिसर्च गैप को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। तो आर्टिकल्स या फिर प्रोडक्ट के रिव्यूज़, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी वो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पढ़ेंगे कहाँ से? क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बना लिया, ऐसे ही मन से सोच लिया, आप आए कि जी मैं वाटर टैंक के लिए ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, बट मेरे पास प्रायर आर्ट है ही नहीं उसकी। मैंने गूगल पेटेंट्स, मुझे पता ही नहीं है गूगल पेटेंट में मुझे सर्च करना चाहिए। गूगल पेटेंट के साथ साथ हमें पब्लिकेशन पे भी अगर कोई आपके इनोवेशन का सॉल्यूशन या इनोवेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहीं रिसर्च आर्टिकल में छपा है, तो वो हमें पहले देखना पड़ेगा कि उन रिसर्च आर्टिकल को हम पढ़ें। तो रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे पब्लिशर के नाम पता होने चाहिए। ये ज्ञान कौन देगा बच्चे को? टीचर देगा। अब हमने गूगल में डाला और गूगल में एक पेपर निकल के आ गया और हमने उसको पढ़ लिया और आपको आइडिया था नहीं, वो जनरल निकला, 1200 रुपये फ़ीस लेता था और एक रात में एक्सेप्टेंस दे देता था। वो लोकल पब्लिकेशंस था, उसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं थी, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे उसका कोई लेबल नहीं था। तो हमें क्या करना है? पहले पब्लिशर का आइडिया लेना है कि भाई स्प्रिंजर है, एल्सवियर है, टेलर फ्रांसिस है, सेग है, ऐसे इमराल्ड इनसाइट है, ऐसे पब्लिशर्स हैं। तो टॉप पब्लिशर के नाम पता हो कि बच्चा जो आर्टिकल ढूंढे तो उसके आगे गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाएँ। तो प्रायर आर्ट इज़ द प्राइमरी डील। तो प्रायर आर्ट करें, प्रायर आर्ट से रिसर्च गैप निकालने की कोशिश करें कि भैया अर्लियर प्रोडक्ट में गूगल पेटेंट से सर्च करें, अर्लियर प्रोडक्ट में क्या गैप है, और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिवाइज करें। अगर गैप कहीं और जा रहा है तो उस हिसाब से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने वैसे ही सोचा था उसको रिफ्रेम करें। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द फर्स्ट डील। अगर वो ठीक से नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। प्लस जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बना लिया तो आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर बनाने की कोशिश की। सॉल्यूशन बनाते हुए आपको आइडिया, जो कि डॉक्टर नीता ने अभी बताया कि ये 5-6 जो टाइप हैं, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, ये सब ना, सेंसस कैसा लेंगे, ये इस टाइप का आपको नॉलेज होना चाहिए। वंस आपने ये सब होमवर्क करके बना लिया तो फिर थोड़ा सा उसको प्रोटोटाइप
क्रिएट करने की कोशिश करें। नहीं करते हार्डवेयर पे तो सिमुलेशन पे कर लें, सिमुलेशन भी अवेलेबल है। आप ओपन टूल है जो स्कूल्स में फ्रिडजिंग चलता है आजकल, बहुत इजी है, उसमें आर्डिनो जैसा रियल जैसा दिखता है, वायर्स भी दिखती हैं, सेंसर जैसे दिखते हैं, उनको जोड़ो जहाँ जहाँ पर जोड़ना है, और फिर साइड में एक कोड विंडो आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। तो सभी आर्डिनो प्लेटफॉर्म IDE बनी हुई है, सबकी अपनी है, तो उस IDE में कोड है, सिंटेक्स है, पहले से प्री डिफाइंड लिखी हुई है उसने कि आपको किस पिन को इनपुट करना है, किसको आउटपुट करना है। तो दूसरा जो काम आ गया कि आप पहले सिमुलेट कर लें, फिर उसको प्रोटोटाइप कर लें। प्रोटोटाइप हार्डवेयर मत खरीदें, पैसा वेस्ट ना करें, कहीं ऐसा ना हो ना आपने सिमुलेट किया फिर आप उस आइडिया को अपने पीयर ग्रुप में, थोड़ा सा सोसाइटी में जाकर उसको, या जो भी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस इज़ इम्पोर्टेंट। अब ऐसा नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट आप ऐसा जनरल बना रहे हैं कि किसी को बेच देंगे आप, लेकिन आप एक सेगमेंट बनाएंगे कि ये यंगर्स के लिए है, या ओल्ड एज पीपल के लिए है, या एक 18 से 35 साल के लिए है, या सबके लिए हो जाए, सारे ही दुनिया आपका यूजर टारगेट ऑडियंस हो जाए, तो बेस्ट है वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो फिर बिकेगा, कहीं भी बिकेगा। तो वो फीडबैक लें, उसको फीडबैक के हिसाब से आइटरेशन करें, फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफ्रेम करें, अपने कंपोनेंट्स को रिफ्रेम करें, और फिर जाके प्रोडक्ट बनाएं। जो डॉक्टर अनीता ने भी बार बार फोकस किया है कि हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्यूशन होगा, लेकिन ध्यान रखने की सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कॉस्ट जो है हमें वो रखनी है। आप एक डोरबेल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, वायरलेस डोरबेल है, उसका सेल जो है हर 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, और वो बैटरी 12 से, क्योंकि वो रिकरिंग कॉस्ट है ही है ना, बैटरी बदल रहे हैं, हर 5 दिन के बाद वो बेल्ट की साउंड चेंज हो जाती है, स्लो हो जाती है। 5 दिन में रिकरिंग कॉस्ट, 5 दिन के बाद मैं 10 रुपये खर्च रहा हूँ, तो बेल की कॉस्ट टोटल 1200 रुपये है, लेकिन अगर आप सेल की कॉस्ट लगाएं तो 5-7 साल में 1200 रुपये ये भी हो जाएगी। तो हम ऐसा देखें कि हमने मीन्स सेल अगर ज़्यादा खा रही है, इट मीन्स है कि जो कम्युनिकेशन मीडिया इन्होंने बनाया है उसमें पावर, जो मैनेजमेंट एल्गोरिथम है वो प्रॉपर नहीं लिखी गई है, क्योंकि जब वो काम नहीं कर रहा है तो उसको स्लिप मोड में जाना चाहिए, पावर लेनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं। मैं आज 5000 की रेस्पबेरी पाई से एक बेल बना देता हूँ, क्या बिकेगी वो? मेरे टारगेट ऑडियंस फिर हो सकता है कि सिर्फ हायर एंड कम्युनिटी हो, मेरे टारगेट ऑडियंस लोकल पब्लिक नहीं होगी, वो मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं खरीदेगी, तो वो पब्लिक वो होगा मे बी 5000 का वो खरीदेगा जिसका और अपर मिडिल क्लास से ऊपर का है, या कोई सोसाइटी बन रही है वो लेगी। तो हमें कॉस्ट पे भी थोड़ा सा होमवर्क करना है। आई थिंक वी नीड टू प्लान लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टू मेकिंग कॉस्ट लो इज़ इम्पोर्टेंट डील। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि आपको कहीं ना कहीं रिसर्च जो है बहुत ही प्राइमरीली करनी ही पड़ेगी। आपको जब तक एक विषय के बारे में पता नहीं होगा आप उसके बारे में बूझेंगे कैसे, अगर बूझेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो अगर आपने भी कभी अपने पेरेंट्स के लिए कभी चाय बनाई होगी तो उसमें 2 चीनी चम्मच आपने ज़रूर डाली होगी, पर उसी से डायबिटीज़ बढ़ने लग गई। उसके बाद लोग ब्राउन शुगर की तरफ बढ़े, उसके बाद लोग शुगर फ्री की तरफ बढ़े, लेकिन वो एक गैप आया जो लोगों ने पहले समझा कि इस चीज़ों से कुछ बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ और रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि हम कुछ और ऐसा इनोवेशन कर पाएँ कि लोगों का भला हो सके। अब जैसे डोरबेल का एग्जांपल दिया है, अब क्या ऐसा इनोवेशन हो सकता है कि आपका जो बार बार होने वाला कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, ताकि जो सेगमेंट है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं उस नीड को फुलफिल कर पाए। तो रिसर्च जो है इसका जो प्राइमरली जो हम इसमें से शब्द निकालेंगे, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी विषय में, आप जो भी प्रोटोटाइप बनाएंगे उस विषय में, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय में, हर विषय में आपको रिसर्च करना बहुत ही अनिवार्य है। जी। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न मैम आपसे रहेगा कि अभी हमने इतने प्रोटोटाइप्स की बात करी है, आपने इतने अच्छे एग्जांपल्स भी दिए हैं, पर ऐसे आपकी कौन से ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने आप कहीं ना कहीं बहुत ही इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स बनाए होंगे, तो आप उन प्रोटोटाइप्स के बारे में प्लीज़ बताइए। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोटाइप्स हमारे स्टूडेंट्स बनाते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि जब हम पेटेंट की तरफ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे पेटेंट्स भी हैं, तो पेटेंट के लिए हम पहले उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं
तो ऐसे बहुत सारे हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या प्रोटोटाइप्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोटाइप्स हैं जिसको हम उस टाइम के लिए बहुत याद करते हैं जब उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि जब एकदम से आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसका टाइम लिमिट बहुत छोटा है और इसमें आपको बना के देना है, तो ऐसा ही एक प्रोटोटाइप था हमारा पंजाब PSCST, पंजाब साइंस काउंसिल के लिए हमने बनाया था। वो बनाया था कोविड-19 के टाइम पे। उसका नाम था एली। एली एक रोबोट था, चलने वाला रोबोट, जो हमने हॉस्पिटल्स के लिए बनाया था। वो वॉइस कमांड पे काम करता था। जैसे अगर मान लीजिए एक रूम में 10 बेड लगे हुए हैं, तो बेड नंबर 2 अगर उसको कॉल करता है, एली कम टू बेड नंबर 2, तो वो उसको पाथ डिफाइंड था, AI के साथ हमने प्रोग्राम किया था, वो बेड नंबर 2 के पास जाएगा। और अगर उसने कुछ फूड प्रोडक्ट उसको देना है या फिर कुछ उसने अब गार्बेज निकालना है, तो वो उस तरीके से ट्रेन है। क्या वो फूड प्रोडक्ट डिलीवरी करने वाला अलग रोबोट है, गार्बेज कलेक्ट करने वाला अलग रोबोट है, तो इस तरीके से वो काम करता है। तो वॉइस कमांड का सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि उसको कहीं पर भी आपको हाथ लगा के चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे टचलेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था कि आपको टच नहीं करना है किसी चीज़ को, आप दूर से ही दूरी बनाकर ही सारे काम करेंगे। तो इसीलिए वो रोबोट उस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने उसको पंजाब काउंसिल को दिया था। तो एक मुझे लगता है ये उस टाइम का बहुत अच्छा इनोवेशन था। तो बाकी सर आप कुछ बताना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, जैसे स्कूल्स में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो रोबोटिक्स लैब की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो मुझे लगता है कि रोबोट्स में हमने काफ़ी सारे काम किए। पहले भी हमने एक रोबोट डिज़ाइन किया था, प्रथम। आप ये एले, प्रथम, एकाग्र, ये आप गूगल में ढूंढेंगे, आपको इनके अच्छे वीडियोस और अच्छे पूरा प्रोटोटाइप फैशन वीडियोस मिलेंगे आपको। और इसका सोशल मीडिया पेज भी होगा और इवन बहुत सारी न्यूज़ में भी कवरेज है। और प्रथम और एकाग्र से हमने लॉरिएट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग 2 साल हमने बच्चों के साथ, टीम के साथ एज ए मेंटर मैंने स्पेन विज़िट किया है, मैड्रिड में, और हमने काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पर गुजारा। दैट्स अ कंपटीशन, लॉरिएट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। तो प्रथम एक रोबोट है जो कि उनका पहले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमें एक ऐसा रोबोट बनाना है जो कि विजिटर्स को, यूनिवर्सिटी में जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको गाइड करे और उनको फैसिलिटेट करे और गाइड करे। तो हमने बहुत ही फैशन बनाया था कि जैसे विजिटर्स आएगा उसको एक कार्ड दे दिया जाएगा, रोबोट रिसेप्शन पे खड़ा होगा, वो जैसे ही कार्ड पंच करेगा तो वो रोबोट उसको पहले इंडियन उसमें रोबोटिक हैंड भी नीचे लगा हुआ था, तो वो नमस्ते करेगा पूरा इंडियन ट्रेडिशन में। और उसके बाद विजिटर्स को कहाँ जाना है, विजिटर्स उसको वॉइस कमांड से बोलेगा और दैट टेक्स अ टूर। तो ये हमारा 14 वर्जन था। लेकिन अगर आप 17 वर्जन देखेंगे तो डिज़ाइन स्कूल के बच्चों के साथ हमने कोलैबोरेशन किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो रोबोट जो 14 में बना था, काफ़ी बड़ा ऊंचा रोबोट था, जो 14 में ही रेस्पबेरी पाई का इंट्रोडक्शन हुआ था मार्केट में। और आई थिंक हमने उस समय पाई पे काम किया है और वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि सबसे बड़ी रेस्पबेरी पाई में प्रॉब्लम है, जो कार्ड होता है SD कार्ड, वो बार बार करप्ट हो जाता है, था उस समय, क्योंकि वो पाई उसका वर्जन बहुत, अब तो 3B 4B प्लस तक मॉड्यूल्स आ रहे हैं रेस्पबेरी पाई के। तो कंप्यूटर विजन पे 14 में हमने काम किया था, जब कंप्यूटर विजन नया नया था, और वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट इन दी रोबोट। देखो बहुत सारे टाइप के रोबोट टॉय बन सकते हैं कि एक रोबोट है जो इस मेज के ऊपर ही चले और वो इस मेज से नीचे ना गिरे, है ना। डेप्थ सेंसर्स हम लगाकर उस रोबोट को, हम लाइन फॉलोवर के इतने सारे कॉम्पिटिशन्स नेशनल लेवल पे करवाते हैं, जिसमें रोबोट को एक पाथ दे दिया जाता है। कई टाइप के मेज सॉल्वर रोबोट्स बनते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो इस टाइप के रोबोट्स जो है वो फूड इंडस्ट्री में, मटेरियल हैंडलिंग में, जो बार बार रिपीटेटिव टास्क करना है, तो उस रिपीटेटिव टास्क में स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट कॉन्सेप्ट कि भाई रिसेप्शन पे ह्यूमन बीइंग ना हो, ओनली अ रोबोट कैन सिट एंड solve the query of the individual human being. We have also created or tried that robot is available with us कि जो कि यहाँ के DRI के डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के ग्राउंड फ्लोर पे सारी लैब्स की इंफॉर्मेशन है उसके पास। तो कोई यूज़र आता है तो वो उससे इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है कि हु इज़
दी एसोसिएटेड फैकल्टी, मुझे सैम कराना है तो कैन यू गिव मी अ कॉल और अ पाथ टू रीच अप टू दैट। तो ऐसे रोबोटिक्स पे की एप्लीकेशंस एन है, बट बाई चांस कहिए कि रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया इज़ वेरी लेस। बहुत इंटरेक्शन था, मैं 8 साल हेड इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी R&D रहा हूँ पहले, तो मेरा पैशन भी है रोबोटिक्स में। तो रोबोट्स को हम बहुत एंगल में डाइवर्स कर सकते हैं, बट इंडिया में पारी, फानुक, कुका, यही 3 कंपनीज़ हैं। नियो भी है वैसे तो अभी, जो बहुत ही छोटे साइज़ के रोबोट उसने बनाए हैं, दोज आर वेरी इंटरेक्टिव एंड हेल्पिंग पीपल्स एज वेल। तो हम उस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि खाली मेज सॉल्वर बना के हम बोलें कि ये रोबोट है, अब रोबोट इतना छोटा बना दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इतने बाय इतने साइज़ का, इसकी विड्थ, लेंथ, हाइट होनी चाहिए, वो सिर्फ प्लेइंग के लिए है। बट अगर आपको सर्विस रोबोट बनाने हैं, पब्लिक एड्रेसिंग रोबोट बनाने हैं, तो उनका स्ट्रक्चर आपको पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसकी सेल्फ बैलेंसिंग पे, सर्वो के ऊपर। तो इस टाइप के रोबोटिक्स में अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर सकते हैं। इवन आपने सुना होगा कि रोबोटिक्स का एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होता है जहाँ पे रोबोट्स जो है फुटबॉल खेलते हैं, है ना। तो हम रोबोटिक्स में काम कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो स्टूडेंट को हम इस एरिया में गाइड भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इतनी इंटरेस्टिंग दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तो लाइक हर कोई ही रुचि रखेगा। तो अगर आप में से भी अगर ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आप में, तो इस तरह के आइडियाज़ पे आप लोग भी काम कर सकते हैं। आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़िए, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करिए, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश तो करिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे दूसरे लोगों से गाइडेंस मिलेगा। आप अपने मेंटर्स को बड़े बखूबी से परखिए कि वो आप कैसे गाइड कर सकते हैं, क्या आपके लिए वो कैसे मेंटरशिप आपको दे सकते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग दुनिया का एक हिस्सा बनिए। तभी तो आप भी देश के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सर अभी एक और प्रोजेक्ट हमने देखा था एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि उन्होंने 10,000 AQI इंडेक्स के ऊपर उन्होंने एक ऐसा एयर प्योरीफायर बनाया जो कि 10,000 AQI इंडेक्स पे भी क्लीन एयर आपके घरों में पहुंचा सकता है। उसी को ही उन्होंने स्केल अप करके इंडस्ट्रीज के लिए 1,00,000 AQI इंडेक्स पे भी वो पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करके बाहर एकदम प्योर एयर को रिलीज कर पाए। ऐसे टेक्नोलॉजीज भारत में बन रहे हैं। ये शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, पर ये हो रही है। तो ये जानकर आपने देखा होगा, चंडीगढ़ आप घूमने जाते होंगे तो बहुत बड़े बड़े एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए टावर्स बने हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े बहुत सारे टावर्स हैं। आप देखें, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। टावर्स तो है ही, टेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, टावर्स हैं, उसके साथ जो डिस्प्ले लगे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं कि कितना इनलेट पे भी एयर क्वालिटी है, आउटलेट हम कितना थ्रो कर रहे हैं, और उसका वो भी है, डाया भी असाइन है कि ये इतनी दूरी तक इम्पैक्ट करेगा। तो इवन दिल्ली में भी होंगे शायद एयर प्योरीफायर टावर, हैदराबाद में भी होंगे, आई थिंक सो, है ना। तो ऐसा गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, और नए नए स्टार्टअप, कोई ना कोई स्टार्टअप होगा जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा। तो थॉट प्रोसेस की बात है, कितना हम अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं।